आज की कहानी उन बच्चों की मनोदशा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका बचपन अपने माँ-बाप के झगड़े देखते-देखते बीता हो, जिनमें घर के इस कलह भरे माहौल में रह रहकर समझदारी खुद ब खुद आ गई है। आज की कहानी में एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन सब की उम्मीदों के पुलिंदे ढह गए। तो यही सब जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी अप्रकट, जिसे लिखा है जयनंदन जी ने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी अप्रकट, जिसे लिखा है जयनंदन जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। यदि आपको कहानी में कुछ पसंद आए, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बकझक से शुरू होकर गाली-गलौज, हाथापाई, मारपीट, अबोला, नफरत। जब से होश संभाला है यही देख रही हूँ। हैरत है, फिर भी आप दोनों एक ही घर में हैं और अलग होने की कभी कोशिश नहीं की। जानती हूँ कि आप दोनों के बीच जुड़े रहने का जो एक तार है, वह है हम तीनों छोटे बच्चे। छोटकू रोलू आप दोनों के बिना नहीं रह सकता और उसके बिना ना आप रह सकते हैं। उसे क्लास में फर्स्ट होते देखना चाहते हैं आप और मम्मी भी। कोई कितना भी बड़ा बदनसीब क्यों ना हो, उसे थोड़ी-सी खुशनसीबी ज़रूर मिलती है। यह आपकी खुशनसीबी है कि घर के कलह, शोर और तनाव के माहौल में भी रहकर आपके दोनों बेटे क्लास में फर्स्ट आते हैं। जेसु तो आपकी आँख का तारा है। कितना फ़क्र है ना आपको उस पर। कहते हैं, यह लड़का ज़रूर कुछ ऐसा करेगा कि हमारी उच्च आकांक्षा भी पीछे रह जाएगी। एक मैं ही हूँ घर में जो सुंदर भी नहीं हूँ और पढ़ने में मेधावी भी नहीं। फिर भी आप दोनों के जज़्बात के सबसे करीब हूँ। पापा मैं नहीं जानती कि आप दोनों में घमासान कब से चल रहा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन इतना जानती हूँ कि इस घमासान में हमारी आत्मा बहुत विलाप करने लग जाती है। हमारा लहू ठंडा हो जाता है और घर एक हॉरर फ़िल्म जैसा डरावना बन जाता है। मैंने कई-कई रातें गुज़ारी हैं यह सोचने में कि क्यों टूट गया मम्मी का आपके प्रति भरोसा और क्यों होती गई वह इतनी असहिष्णु। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक पर मैं बार-बार ठहर जाती हूँ। मम्मी औसत से भी 19 हैं। अपने इस कमतर चेहरे और विवेक के कारण इस हीनता बोध ग्रंथि में ग्रस रही होंगी। उन्हें लगता होगा कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व के चुंबकीय आकर्षण की हदों में कई महिलाएं हैं, जिनसे आपके दोस्ताना संबंध हैं। मम्मी जैसी समझ रखने वालों के लिए महिलाओं के साथ दोस्ताना संबंध रखने का सिर्फ एक और एक ही अर्थ होता है और कुछ नहीं। दरअसल इनके लिए दुनिया ना बदली है और ना ही आगे बढ़ी है। चूंकि वह जिस गांव से जिस घर से आई हैं वहां औरतें अब भी 100-150 साल पीछे के युग में ही अटकी हुई हैं। इन्हीं कारणों से मम्मी को कभी आपने अपने लायक नहीं समझा, उनकी परवाह नहीं की और उन्हें विश्वास में लेकर चलना जरूरी नहीं समझा। पापा पहले अब गरजते थे, चीखते थे, अब एकदम खामोश हो गए हैं। उस दिन आप दोनों में हिंसक झड़पें हुई थी। मम्मी ने भी आप पर प्रहार किया था और आपने भी उन पर। यह पहला अवसर था जब आप ज्यादा जख्मी हो गए थे। बुरी तरह मरोड़ दिए जाने के कारण आपके दाएं हाथ की 2-3 उंगलियों में बुरी तरह मोच आ गई थी। आप दर्द से रात भर तड़पते रहे थे। मैंने कई बार आपके कमरे में झांक कर देखा तो आप रो रहे थे। आपकी इस बेबसी पर मेरे भी आंसू निकल आए थे। पहले आप घर के मामूली सामान के भी तोड़ दिए जाने पर दहाड़ उठते थे, तिलमिला जाते थे। आज आपकी उँगलियाँ टूट गई हैं, फिर भी आप खामोश हैं। आप सब कुछ चुपचाप सहे जा रहे हैं। टूटे हुए सामान की मरम्मत करवा देते हैं या जो मरम्मत के लायक नहीं रहा तो नया खरीद लेते हैं। आपने तीसरी बार रंगीन टीवी खरीदा है, 5वीं बार बुक शेल्फ के शीशे बदलवाए हैं, चौथी बार फ्रिज की रिपेयरिंग करवाई है। क्रॉकरी, बेसिन, फर्नीचर जैसी छोटी चीजों की टूट-फूट तो आपने कितनी बार झेली है कि अब तो उसकी गिनती भी याद रखना मुश्किल है। अब तो इन कारणों से खामखा एक आर्थिक चोट सहते रहना इस घर की स्थायी फितरत हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं पापा कि आपके अंदर एक लौ थी,
वह धीरे-धीरे मंद पड़ने लगी है। नहीं, नहीं पापा, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको जीना होगा एक तेज, चकाचौंध प्रकाश के साथ। हमें अनाथ मत बनाइए। एक बात कहूँ पापा, आप मानेंगे? मैंने एक दिन आपसे पूछा, इतना अकेले और एकाकी होकर जीना अच्छा नहीं है। आपको भी एक दोस्त की ज़रूरत है। आपने कहा, दोस्त तो है ना, मेरे कितने दोस्त हैं। मनहर और द्वादश तो मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र हैं। पापा, मैं महिला दोस्त की बात कर रही हूँ, जिसके साथ आप अपनी भावनाओं और अंतर्द्वंदों को पूरी तरह शेयर कर सकें। एक ऐसी पार्टनर जो आपको इमोशनली सपोर्ट दे सके और आपका ख्याल रख सके। आपने कहा था, अब शायद इन चीज़ों के लिए बहुत देर हो गई है बेटा। अब तो बस यही तमन्ना है कि तुम तीनों पढ़ लिख कर सही रास्ते पर लग जाओ। अपनी फिक्र में लगकर मैं तुम लोगों के प्रति लापरवाही बरतने का गुनाह नहीं कर सकता। नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम लोग भी मुझे कटघरे में खड़ा करो। ऐसा नहीं है पापा, हम इतने खुदगर्ज होकर आपके सगे नहीं हो सकते। आप खुश रहेंगे तभी हमारे लिए और भी बेहतर सोच सकेंगे। हम आपकी खुशी नहीं सोचेंगे तो हम अपने आप को आपके अपने कैसे कहेंगे? एक दूसरे की खुशी को ज्यादा से ज्यादा सोचने, महत्व देने और ख्याल करने वालों को ही तो अपने कहा जाता है। आप मुझे एकटक देखते रह गए थे और आपकी आंखों में यह भाव ठहरा हुआ था कि मैं कितनी होशियार हो गई हूँ। पापा, पता नहीं मैं होशियार हूँ या नहीं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि घर के झगड़े और तकरार ने बचपन जीने का हमें वह एहसास नहीं दिया जिसमें बेफिक्री होती है, मासूमियत होती है और होता है अल्लड़पन। रोलू को मैं देखती हूँ तो इस बचपनहीन बच्चे पर मुझे बहुत दया आती है। इंसाफ नहीं हुआ उसके साथ। समय से पहले ही बड़ा हो गया बेचारा। उसने पतंग नहीं उड़ाई, क्रिकेट, कबड्डी और कंचे नहीं खेले, किताबें नहीं फाड़ी, कोई शैतानी नहीं की। दरवाजा खोलकर नंगे नहाना उसने कितना पहले छोड़ दिया। हमें नहीं मालूम यह लड़का कैसे नहाता है। आप तो अपने बारे में कहते हैं कितने बड़े तक। जब गांव में रात को शौच जाते थे तो आपकी माँ सामने बैठी होती थी। आज रोलू आधी रात को भी उठता है तो किसी से कोई मदद नहीं लेता, किसी को आहट तक नहीं लगने देता। पता नहीं इस लड़के को कभी भूख लगती भी है या नहीं। कभी किसी से खाना नहीं मांगता। पेट में दर्द भी हो तो खुद ही पुदीना हरा की टिकिया लेकर खा जाता है। पापा, आप दोनों के बीच की टकराहट देखकर अब मैं डरने लग गई हूँ अपने विवाह से। कहीं मेरा दाम्पत्य भी इसी तरह का हो गया तो? मैं हरगिज नहीं चाहती कि मम्मी का कोई साया मुझ पर पड़े, और यह भी नहीं चाहती कि मेरा पति आपकी तरह हो। मुझे माफ कीजिए यह कहने के लिए कि मम्मी में अगर 60% कमी रही है तो 40% कमी आप में भी रही है। आप अपने ही साहित्य संस्कृति के माया जाल में मग्न रहे और मम्मी की कभी परवाह नहीं की। एक बार आपके किसी साथी ने आपको सुझाया भी था, पत्नी को कभी कभार लेकर आओ अपने साथ समारोह में, बाजार में या कभी दूसरे शहर में। आपने कहा था, यार मैं जिस ग्रामीण संस्कार और परिवार से आया हूँ उसमें मैंने अपनी माँ और चाचियों को देखा है। वे दिन भर खेती गृहस्थी के घरेलू कामों में मसरूफ रहती हैं। चाचा और पिता दिन भर खेत खलिहानों में भिड़े रहते हैं। उन्हें एक पल भर फुर्सत नहीं रहती थी। एक भी तीर्थ स्थल तक जाना उन्हें नसीब न हुआ। माँ को कभी इसकी कोई शिकायत नहीं रही। घर परिवार के प्रति समर्पण, सेवा और विवेक के मामले में माँ के आगे यह देवी जी कहीं नहीं ठहरती। फिर भी दिन भर हाड़ तुड़ाने वाली माँ की तुलना में क्या बेहतर स्थिति नहीं है इसकी। इसे चूल्हा भी नहीं फूकना पड़ता और ना ही जानवरों की सानी पानी करनी होती है, ना अनाज सुखाने सहेजने पड़ते हैं। हम खेतों में काम करने वाले पिता की ही अगली पीढ़ी हैं और इतने अभिजाते और मॉडर्न नहीं हो गए कि पत्नी को क्लब ले जाएं, डांस करें या पैसे देकर फिजूल की खरीदारी करवाएं। आपकी यह दलील ठीक नहीं थी पापा। आपने मम्मी को हमेशा एक अनपढ़, गंवार और देहातिन समझकर व्यवहार किया और कभी उन्हें अपनी पत्नी का समझकर बराबरी का दर्जा नहीं दिया। जब आप ही हल नहीं जोत रहे तो मम्मी जानवरों को सानी पानी क्यों और कहाँ से देती? आप जहाँ थे मम्मी को भी तो वहीं होना था ना। आप जरा अपनी अपेक्षाओं पर उसे ढालकर सामंजस्य बिठाने की कोशिश तो करते। इस घर में रहते हुए तो मैं यही मान बैठी कि पति पत्नी के संबंध शायद इसी तरह होते हैं, अपनी अपनी सीमा संभाले हुए दो दुश्मनों की तरह। यह बात अलग है कि मम्मी अगर पाकिस्तान रही,
बेमतलब, बेतुकी और विवेकहीन फायरिंग करने वाली, तो आप हिंदुस्तान रहे, संयमित, धीर गंभीर और चतुर। मगर जवाबी गोलीबारी तो आपकी तरफ से भी हुई ना। भूले नहीं होंगे कि आपके चलाए डंडे से घायल मम्मी 1 महीने तक लंगड़ाती रही और बहुत मालिश आदि कराने के बाद ही सामान्य हुई थी। अपने इस कृत्य पर यों तो आप बहुत अफसोस में रहे और रोज रोज मलहम गोली ला लाकर हम बच्चों की मार्फत भिजवाते रहे थे। उनकी तकलीफ कम हुई या नहीं, यह जानने के लिए आप चोर दृष्टि से उनके चलने फिरने को देखते रहते थे। 1 महीने तक पटना में तारक अंकल के घर रहने का अगर मुझे मौका नहीं मिला होता, तो शायद मैं पति पत्नी के अंतर संबंधों और मेड फॉर ईच अदर की असलियत कभी नहीं जान पाती। वहां मैंने देखा कि अंकल की एक एक जरूरत पर आंटी बिच बिच रही थी। अंकल भी आंटी की ख्वाहिशों की तामील में अपनी पूरी एकाग्रता लगा रहे थे। एक आप हैं पापा, आपसे कोई पूछता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। ना कोई आपको हाथ हिलाकर बाय करता है और ना बाहें फैलाकर वेलकम करता है। ना कोई चाय के लिए पूछता है और ना ही खाने के लिए। ना किसी को आपके हंसने से मतलब है और ना ही आपकी कराहने से। आपके कपड़े गंदे हैं तो गंदे सही, शर्ट के बटन टूटे हैं तो टूटे सही, आपको गर्म पानी चाहिए या ठंडा, आपकी इन चिंताओं में दूसरा कोई शरीक नहीं है। मम्मी का भी तो ऐसा ही है पापा, उसने भी तो अपने को एक द्वीप बना लिया है। अब कोई उनकी खबर भी तो नहीं लेता, अपनी मर्जी की मालकिन हो गई हैं। बल्कि कई बार तो मुझे लगता है कि अपनी मर्जी पर भी उनका कोई अख्तियार नहीं रहा। खाना नहीं बनता है तो ना बने, बच्चे भूखे प्यासे स्कूल जाते हैं तो जाएं, घर में कोई जरूरी फोन कॉल आए या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, किसी को सूचित करने की कोई जरूरत नहीं। घंटों खिड़की के पास बैठी रहती है, पता नहीं शून्य में क्या देखती रहती है। कभी कभी लगता है कि मानसिक संतुलन खो गया है बुरी तरह उनका। मगर कभी ऐसा एहसास दे जाती है कि उनसे अक्लमंद तो कोई है ही नहीं। कोई पागल स्विच बोर्ड खोलकर बिजली की गड़बड़ तो ठीक नहीं कर सकता ना। अच्छे मूड में कभी कभी वह किचन में भी चली जाती है, तो आज भी उनके बनाए व्यंजन आपको सबसे स्वादिष्ट लगते हैं। मैं जानती हूँ पापा कि मम्मी आपको सिर्फ बुरी ही नहीं, बहुत बुरी लगती है, लेकिन कुछ तो बात है उनमें जो आपको गहरे तक छूती है। एक बार जब वह बिना कुछ बताए घर से निकल गई थी और 3 दिनों तक उनका कुछ अता पता नहीं था, आप कितने व्याकुल हो गए थे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था आपने, और फिर नाउम्मीद होकर कितने पस्त हो गए थे। रात को आप मुझे देखते कि मुझ पर क्या बीत रही है और मैं आपकी टोह लेती रहती। फिर हम दोनों एक दूसरे को रोते हुए देख लेते थे। मैंने आपसे पूछा, पापा हम इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? उनके रहने का भी तो कोई मतलब नहीं था ना इस घर में। आपने कहा था, बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना कि दिल आखिर चाहता क्या है। 25 साल तक वह रही है इस घर में मेरे साथ। उसने कई बार हमें अच्छा खाना दिया, कई बार हमारे कपड़े धोए, कई बार दुख बीमारी में सहायक रही। मकान के बनते समय अपनी पूरी तत्परता शामिल की थी। उसने खड़े होकर काम देखा और करवाया था, गोया इस घर की एक एक ईंट में उसके हाथों का स्पर्श हो। और तुम बच्चों की माँ भी तो है, इसीलिए इस घर पर हम सब पर उसका कुछ ना कुछ ऋण तो है ही। हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं उसे। 3 दिनों के बाद बदहवास मम्मी को पुलिस घर लेकर आई थी रात में। आप देखकर जैसे खिल उठे थे। कोई गिला शिकवा या ऐतराज नहीं किया था आपने। 3 दिनों तक वह कहाँ रही, शायद आज भी आपको नहीं पता। अब घर से बाहर उनके कदम पड़ते ही हम तीनों में से किसी एक को आप उनके पीछे लगा देते हैं। देखो, पता नहीं कहाँ जा रही है, रास्ता भटक कर कहीं इस बार कहीं ऐसी जगह ना चली जाए कि लौटना मुमकिन ही ना हो। आप प्रतिदिन हमसे एक बार जरूर पूछते हैं कि मम्मी ने खाना खाया या नहीं। आप जब घर आते हैं तो पहला सवाल यही होता है आपका, आज वोल्टेज कैसा है उसका। जवाब अगर यह मिलता है कि वोल्टेज हाई है, यानी आज वह नॉर्मल और खुश हैं, तो आपके चेहरे पर अनायास एक रौनक उतर आती है। आप हम बच्चों की कोई भी डिमांड, कोई भी ड्यू सेलिब्रेशन पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने कितनी बार कसम खाई है कि इस जालिम और दुष्ट औरत के लिए अपने हाथों से कोई चीज नहीं खरीदूंगा। मैं जानती हूँ कि अपनी इस कसम को आप खुद ही तोड़कर बहुत खुश होते हैं, और जब भी आउट स्टेशन से वापस आते हैं तो मम्मी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते हैं। पापा मम्मी आपसे चिढ़ती हैं, घिन करती हैं,
यह उनका स्थायी भाव हो गया है, जो अक्सर प्रकट होता है, लेकिन उसमें कुछ अप्रकट भी है, जिससे शायद आप वाकिफ नहीं हैं। जब भी शाम को आपके घर आने में देरी होती है, उनके भीतर एक बेचैनी समा जाती है, जिसे वह बहुत छिपा कर रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन कभी छुपा नहीं पाती। कभी वह बेडरूम की खिड़की से पूरब के रास्ते, तो फिर कभी ड्राइंग रूम की खिड़की से उत्तर के रास्ते, तो कभी बालकनी से पश्चिम के रास्ते बारी बारी से निहारने लगती है। जिस दिन आप घर से कुछ बिना खाए पिए निकलते हो, उस दिन वह बहुत देर तक मुझे आंखें तरीर कर देखती है, जैसे जवाब तलब कर रही हो कि अपने बाप को कुछ खाने के लिए देने लायक भी नहीं हुई तू अभी तक। एक बार किसी भीख मांगने वाले ने यूं ही कह दिया कि तुम्हारा पति एक अमंगलकारी ग्रह दशा से घिरा है, जिससे कभी भी उसका कुछ अनिष्ट हो सकता है। मैंने देखा, मम्मी ने इसके बाद लगातार कई महीनों तक हर इतवार को उपवास किया और मंदिर मंदिर जाकर नारियल चढ़ाए। घर के किसी छज्जे या रोशनदान पर कोई चिड़िया घोंसला बना दे तो मम्मी उसे कभी उजाड़ने नहीं देती थी, भले ही उसने कितनी भी गंदगी क्यों ना मचाई हो। मम्मी का यह अप्रकट, समझ रहे हैं ना आप पापा? किसी खुशनुमा और सानिध्य भरे लम्हों के मौसम में आप दोनों ने मिलकर घर के पिछवाड़े चार दीवारी के भीतर एक आम का पेड़ लगाया था। पेड़ लगाने की अमिट स्मृति आपके हृदय के पन्नों पर स्थायी रूप से दर्ज है, जिसे आप पलटकर अक्सर पढ़ते रहते हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना पापा? मैंने अक्सर देखा है कि उस आम के पेड़ की जड़ें सिर्फ मिट्टी में ही नहीं, बल्कि आपकी और मम्मी की आत्माओं में भी फैली हैं। पिछले ग्रीष्म ऋतु में वह पेड़ मुरझाने लगा। अचानक उसकी कुछ डालियां तो एकदम सूख ही गई। लगा कि अब यह पेड़ नहीं बचेगा। वायुमंडल में अपेक्षित नमी ना हो और जड़ों में दीमक लग जाए, तो जैसे रिश्ते जीवित नहीं बचते, वैसे ही पेड़ का भी दम घुटने लगता है। आप एकदम चिंतित और परेशान हो गए। दीमक मारने वाला पाउडर लाकर पेड़ की जड़ों में डाला, फिर स्प्रे मशीन से पूरे गाछ पर दवाई का छिड़काव किया। ऐसी तत्परता और संलिप्तता के साथ किसी पेड़ के लिए मेहनत करते तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था। आपने कहा था, इतने इतने लवारिस पेड़ हैं इधर उधर, कोई तो नहीं सूखता। फिर इतने लाड प्यार और सेवा संभाल के बाद भी यह पेड़ क्यों सूख रहा है? मैं समझ गई थी, पापा, कि इस गाछ के सूखने का अर्थ सिर्फ एक अदर गाछ का सूखना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा मामला है जिसका संबंध किसी कोमल भावना और संवेदना से बैठता है। आपको शायद पता ना हो कि आपकी अनुपस्थिति में मम्मी भी उसकी जड़ों में दवा और पानी डालती रही थी। आखिरकार आप दोनों की मेहनत रंग लाई और वह आम का बीमार पेड़ मरने से बच गया। हम तीनों बच्चे बहुत खुश हुए कि पेड़ के रूप में एक संभावना सुरक्षित रह गई घर में। मैंने आपके एकाकीपन और मायूसी को देखते हुए कई बार कहा था कि आप किसी दूसरी महिला को अपने जीवन में प्रवेश दे दें, तो संभव है आपके लिए खुशी और उत्साह के द्वार खुल सकें। लेकिन पेड़ प्रकरण के बाद लगा कि यह घर सिर्फ और सिर्फ मम्मी का है और इस पर उन्हीं का एकाधिकार होना चाहिए। मैंने इस आशय के मनोभाव जरा उत्साह से आपसे प्रकट किए कि आप समर्थन करेंगे। आपने एक दार्शनिक जैसी मुद्रा बना ली और कहा, जैसे धूप और पानी के संसर्ग में रहने वाली कोई भी जमीन खाली नहीं रहती। अगर वह बंजर नहीं, बिना उगाए भी उसमें कोई ना कोई पौधा उग ही आता है, और पौधा ना उग पाए तो घास तो उग ही आती है। वैसा ही व्यक्ति के साथ भी होता है। उसे भी किसी के सानिध्य और आत्मीयता की तलब रहती है, और वह कभी ना कभी पूरी हो ही जाती है। पहले तो मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ, फिर मैंने आपका मतलब समझ लिया, और इसके बाद हमें महसूस होने लगा कि आप कुछ कुछ बदल रहे हैं। आप पर छाई सुस्ती, खिन्नता और निराशा की बदली छंटने लगी है, और निखरा हुआ आह्लादित आकाश छाने लगा है। यह कैसी विडंबना है कि जब मैं कह रही थी कि आपको एक नए दोस्त की जरूरत है, तो आपने इसे खारिज कर दिया था। आज जब मैं मम्मी और इस घर में एक नए संबंध को देखने लगी हूँ, तो आपने, मतलब मम्मी ने जो एक गलत धारणा वर्षों पहले बना ली थी, अब वह सच होने जा रही है। पापा, आप में हमें एक नए उत्साह का संचरण देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन हम आशंकित हैं यह सोचकर कि
अगले ग्रीष्म में वह आम का पेड़ शायद अब नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।